सुप्रभात बच्चों। हिंदी की इकाई 1 हमें प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ती है और हम अध्ययन कर रहे हैं श्री राम परिहार द्वारा लिखित पाठ नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, जहां से मैं बता रहा हूं सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। यहां भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोनमुड़ा नामक स्थान से निकलती है और ये जहां से निकलती है वहां पर एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया है। पहले नहीं था। तो ये कुंड जो अभी दिखाई दे रहा है जहां से सोन नदी निकलती है, ये कुंड पहले नहीं था। कुंड से पतली जलधारा निकलकर बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधार में मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। तो जहां पर सोन नदी निकलती है एक छोटे से कुंड से निकलती है। ये जलधारा पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधारा के साथ मिलती है, तभी वह नद या नदी का स्वरूप लेती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। तो कुंड से पतली जलधारा निकलती है, फिर पर्वत के ऊपर बहती हुई मोटी जलधारा से मिलकर ये कौन सा स्वरूप प्रदान करती है? सोन नदी का स्वरूप प्रदान करती है। फिर थोड़ी दूरी तय करती है, फिर सैकड़ों फीट नीचे ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और वहीं पर ये वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। और यही सोन पर पहला प्रपात है। प्रपात जानते होंगे आप लोग, जब पर्वतीय क्षेत्रों में जल ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रपात। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। तो लेखक जब अमरकंटक की यात्रा पर निकले, है ना, तो दूर दूर से जो उसे दिखाई दे रही थी वो किसका प्रपात है? वो सोन का ही प्रपात है जो बहुत दूर से दिखाई दे रही थी। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जनों द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। आज भी इस कुंड में जो सिक्के डाले गए हैं श्रद्धालु भक्त जनों द्वारा या परिक्रमा वासियों के द्वारा, ये सिक्के आज भी देखने को मिलते हैं। और सोन जो है, जहां से सोन नदी निकलती है, ये अमरकंटक का गर्व है। इसके कारण से ही अमरकंटक का मस्तक जो है ऊंचा है। इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जल कुंड भी पहले पक्का नहीं था। तो तुलना किया गया है, जैसे सोन नदी के उद्गम स्थल पक्का नहीं था, ऐसे ही चूंकि नर्मदा नदी भी एक कुंड से निकलती है, तो नर्मदा नदी जहां से निकलती है ये कुंड भी पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों से और परिक्रमा वासियों से सुना है कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भीड़े से निकली है। तो तरह तरह की जनश्रुतियां होती है। हमारे बुजुर्ग हैं, जो पुरखे हैं, वो हमें तरह तरह की कथाएं बतलाते हैं और हमारे लिए ये जिज्ञासा और कुतूहलता का विषय रहता है। लेखक ने भी सुना था कि अपने गांव में जो बड़े और बूढ़े थे या जो परिक्रमावासी है, जो अमरकंटक को घूम के आए हैं, इन लोगों से सुना था कि अमरकंटक में माई रेवा अर्थात नर्मदा नदी बांस के भेड़े अर्थात बांस के झुंड से निकली है। बड़ा हुआ यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बड़ा हुआ, अमरकंटक जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, है ना। बड़े बूढ़ों से मैं क्या सुना हूं कि नर्मदा नदी अमरकंटक में बांस के बेड़े से निकली है ना। जब बड़ा हुआ, अमरकंटक पहुंचा, वहां पर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं। बांस के बेड़े से निकलने वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी है। मैं तो सुना था कि अमरकंटक से नर्मदा नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकली है? बांस के झुंड या बांस के समूह से निकली है। लेकिन यहाँ पर तो बांस का झुंड दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए ये मेरे लिए जानकारी का विषय बना है, ये मेरे लिए जिज्ञासा का विषय बना है। लगता है यहाँ तब आमद रक्त नहीं रही होगी। अब लेखक मन में कल्पना कर रहे हैं, जिस समय की बात मैं सुना हूं, हो सकता है उस समय लोगों का ज्यादा आना जाना कहां पर नहीं रहा होगा? अमरकंटक पर लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं रहा होगा।
तब ये बात मैं अपने बड़े और बूढ़ों से सुना हूं। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही होगी। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गमों की घेराबंदी शुरू नहीं हुई होगी, तब बहुत पहले बांस के भेड़े यहाँ रहे होंगे। अब लेखक के मन में कुतूहलता का विषय ये है कि जो उसने सुना है कि माई जो है बांस के भेड़े से निकली है, पर मैं जो देख रहा हूं यहाँ पर बांस के झुंड या समूह नहीं है। अब ये मन में कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है उस समय ज्यादातर लोगों का आना जाना यहाँ पर नहीं रहा होगा, है ना। फिर सोच रहे हैं सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गमों की घेराबंदी शुरू नहीं होगी, ये उस समय की बात होगी जब नदियों के उद्गम स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्यों के द्वारा घेराबंदी शुरू की गई, सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग किया गया होगा। तब हो सकता है उससे पहले, बहुत पहले बांस के समूह यहाँ पर रहे होंगे, उनमें से नर्मदा का जल स्रोत निकलता रहा होगा। ये जिज्ञासा का विषय बना है ना। जो सुना था वो वहां पर उसको देखने को नहीं मिल रहा है। तब लेखक जो है अपने मन में तर्क लगा रहे हैं, है ना। जब लोग सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग नहीं कर रहे थे या वहां की घेराबंदी शुरू नहीं होगी, है ना, तब यहाँ पर बांस का झुंड या बांस का समूह रहा होगा और उन्हीं समूहों में से नर्मदा का जल स्रोत निकलता रहा होगा। बांस के भीड़ों का साफ करके कुंड का निर्माण हुआ हो या प्रकृति की स्थितियों के बदलने और बांस वनों के कटने से बांस का भीड़ा समाप्त हो गया हो, तो लेखक के मन में तरह तरह की बात आ रही है। बांस के भीड़ों को साफ करके कुंड का निर्माण हुआ होगा, ये एक तर्क है। हो सकता है वो सोच रहा है कि यहाँ पर जितने भी बांस के जंगल थे, इन जंगलों को साफ किया होगा, तत्पश्चात यहाँ पर एक कुंड का निर्माण किया होगा। या हो सकता है प्राकृतिक स्थितियों के बदलने से, है ना, या हो सकता है मनुष्यों द्वारा बांस वनों के काटने से यहाँ पर जो बांस का झुंड है, बांस का जंगल है, बांस का भीड़ा है, ये समाप्त हो गया हो। जो भी हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया है। अब उसके मन में कुतूहलता का विषय है ना। वो माइंड में लेते हुए अब जो भी हो, जैसा भी हो, जिस कारण से भी हो सकता है बांस का भीड़ा समाप्त हो गया हो, वन को काट दिया गया हो, लेकिन फिर भी नर्मदा ने अमरकंटक के घर जन्म लेकर सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया है। तो सोहर लोगों के घर में जब पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, षष्ठी कार्यक्रम रखते हैं, है ना। ऐसे कार्यक्रम में सोहर गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर से नर्मदा प्रपात बनाती है और नर्मदा का जल कल कल की ध्वनि करती है, और यही कल कल की ध्वनि जो है पूरे सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया है। तो ये कल कल करती प्रतिध्वनि लेखक को कैसी प्रतीत हो रही है? सोहर गीत जैसे प्रतीत हो रही है। इसीलिए कहा गया है अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को एक बार सोहर गाने का अवसर जरूर दिया है। नर्मदा जीवन उत्स का चरम और अमर फल है। तो ये जीवन उत्सव का चरम और अमर फल है। अमर मतलब जो कभी नहीं मरता। इस प्रकार से अमरकंटक से होते हुए नर्मदा नदी जो है निनादित है और प्रवाहित है। आज यहीं समाप्त करते हैं इस पाठ को। कल फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।